शोधालेख। किन्न समाज का यथार्थ। डॉक्टर लता अग्रवाल। हमारे बचपन में दादी नानी की कहानियाँ क्यों नहीं होती? किन्न सामान्य समाज द्वारा हाशिए पर डाला गया एक वर्ग, कभी अपनों द्वारा ही ठुकराए जाने तो कभी जबरदस्ती अपनों से अलग कर दिए जाने के कारण अपना बचपन तो खोते ही हैं, साथ ही भविष्य की तमाम संभावनाओं से महरूम रह जाते हैं। आज किन्न विमर्श पर काफी कुछ लिखा जा रहा है, किंतु भोगे हुए यथार्थ की बराबरी तो वह लेखन नहीं कर पाता। ईश्वर की बनाए इस दुनिया में हम सभी इंसान के प्रतिरूप हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या फिर तृतीय लिंगी समाज, जिन्हें हम किन्न या फिर हिजड़ा कहकर संबोधित करते हैं। हम सभी एक समाज में रहते हैं। बिना समुदाय के मानव की कल्पना दूभर है, क्योंकि समाज हमारे सुख दुख का भागी होता है, मुश्किल घड़ी में हमें संबल प्रदान करता है। किंतु दुर्भाग्य कहे कि यह समाज तृतीय लिंगी को स्वयं में समाहित नहीं कर पाया। इस मानव समाज ने उन्हें अलग वर्ग में रख समाज से बेदखल कर दिया। यही विषय है जिस पर मैंने जो तृतीय लिंगी समाज से प्रत्यक्षत जाना और समझा, कुछ पढ़ा और सुना। जब किसी परिवार में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो पूरे परिवार में मानो सन्नाटा पसर जाता है। उनके होने की खबर गुप्त रखी जाती है। कहीं कहीं तो जन्मते ही मासूमों को मां का दूध भी चखने को नहीं मिलता और वो जमीन में जिंदा गाड़ दिए जाते हैं या कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं या फिर किसी मंदिर या अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाता है। क्यों होता है ऐसा? यह प्रश्न आज गहराया है। आखिर क्या दोष है इनका? दरअसल ये माता पिता भूल जाते हैं कि ये अपने ही आंगन की मिट्टी है, जिन पर वे चाहे तो तुलसी का पौधा लगा दे, चाहे उसे उठाकर बाहर कुएं के हवाले कर दे, फिर चाहे उस पर कैक्टस उगे या नागफनियां। जन्म होते ही ये बच्चे जो घर से बाहर कर दिए जाते हैं, इसका बड़ा कारण है समाज, क्योंकि समाज ही कहता है, देखो उसने एक हिजड़े को जन्म दिया। प्रश्न उठता है, हिजड़े का जन्म क्या पाप है? नहीं, यह भी ईश्वर की एक संरचना है। अगर आप इन्हें आंगन की जमीन देंगे, प्यार की छांव देंगे, तो ये भी आपके सम्मान में चार चांद लगा सकते हैं। आखिर क्यों यह भेदभाव? आस्थाओं वाले देश में जहाँ ईश्वर को सृष्टि का नियमता माना है, उसकी श्रेष्ठ कृति है इंसान, और किन्न भी इंसान है। उनका अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा कर क्या हम उस ईश्वर की अवमानना नहीं कर रहे? महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती हैं, इतना सब हमारे साथ होने पर भी हमसे इतने सवाल, और जो माता पिता इन संतानों को छोड़ देते हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं। यह कैसा न्याय है? वाकई यह तो अन्याय है। हमारे समाज ने हर क्षेत्र में खाने बना दिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अथवा मेल फीमेल। सोचने वाली बात यह है कि सभी उसी प्रक्रिया से मां के गर्भ में आए हैं जिससे हम आप, उन्होंने भी गर्भ में 9 माह की अवधि पार की है। उनका भी जिस्म है, एक दिल है, उनके पास भी रूह है हमारी तरह, फिर क्यों उन्हें हाशिए पर डाला गया? सीधा सा जवाब सुझाता है, पुरुष सत्ता ने अपने वर्चस्व के लिए नारी को गौण और हिजड़ों को हाशिए पर डाल दिया। इस संबंध में पाकिस्तान की मशहूर हस्ती आरिफा सईदात जी की बात इस विचार की पुष्टि करती है कि माशरे में कोई भी तबका जब पसपा होता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को मिटाया जाता है। यही ख्वाजा असराह के साथ हुआ। सच कहे तो इनकी देह ही नहीं, व्यक्तित्व का भी शोषण हुआ है। आगे आरिफा समाज के इस विभाजन पर टिप्पणी देते हुए कहती हैं, जिंदगी को नीले गुलाबी खानों में तकसीम नहीं किया जा सकता। शिनाख्त की कुछ और सरहदें भी हैं। शिनाख्त की उन सरहदों को हमें तकसीम करना होगा। बचपन जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था होती है, जिसकी स्मृति सभी संभाल कर रखना चाहते हैं, किंतु जिसे बचपन में अपने ही घर के आंगन से निकालकर बाहर फेंक दिया गया हो, क्योंकि उनका लैंगिक स्तर समाज के दोनों वर्गों से मेल नहीं खाता। अपने ही जता देते हैं, यह परिवार के लायक नहीं, उसे अलग कर दिया जाता है। ऐसा बचपन ट्रेन में सिग्नल पर भीख मांग कर कटता है, चोरी करता है, बलात्कार का शिकार होता है,
फिर संक्रमित हो जवानी से पूर्व त्रासद मौत पाता है। यह है इस समाज का सामाजिक यथार्थ। कभी अपने स्वयं त्याग देते हैं, कहीं ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि वे स्वयं अपनों की दुनिया को छोड़ आते हैं। फारसी परिवार में जन्मी सिमरन कहती हैं, मैंने परिवार को सदा खुद से दूर जाते देखा। भाई बहन तो नफरत करते ही हैं, स्वयं पिता ने आज तक मुझे नहीं स्वीकारा। सुबह की गुड मॉर्निंग से रात की गुड नाइट तक सिर्फ और सिर्फ ताने। इतनी नेगेटिविटी मिली, कैसे रहती उस घर में। जब पिता से कहा मैं जा रही हूँ तो बोले गेट लॉस। फिर क्या करती बोलो। मैंने कई किन्नरों के बचपन में झांकने का प्रयास किया तो वहाँ मुझे अधिकतर स्याह अंधेरा दिखा, जिस पर बचपन जैसा कोई अनुभव नहीं। कहीं कुछ मिला तो वह अपनों के द्वारा किया दैहिक शोषण। अधिकांश का कहना यही रहा, बचपन तो मेरा कभी था ही नहीं। या हमारे बचपन में कागज की कश्ती, परियों का देश या नानी मामा का घर नहीं होता। लखनऊ हजरतगंज डेरे की गुरु माई पायल का जीवन इसकी मिसाल है कि अपने ही पिता की कोखभाजन बनी पायल को जब पिता ही फांसी पर लटका देता है तो उसके लिए उस घर से भाग जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। मगर घर से बाहर की जिंदगी का संघर्ष कितना दुष्कर है, वह पायल, सिमरन, काजल, अमृता जैसे लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने इस संघर्ष का लम्हा लम्हा जिया है। जिस भूख की अभिलाषा रही कि माँ अपने हाथों से निवाले मुंह में डाले, वही भूख ने ट्रेन की पटरियों पर से सड़ा हुआ बदबूदार खाना उठाकर खाने पर मजबूर कर दिया। फिर पुलिस की बदनीयती की शिकार, ठंड की ठिठुरन में खुलती रिश्तों की गर्माहट, टॉकीज में काम करना, स्वयं को पुरुषों से बचाए रखने के लिए लड़के का रूप धारण करना, अंततः अपने समाज के हाथों चढ़ जाना। वास्तव में यह वह कर्ज है उन माता पिताओं पर जिन्होंने अपनी संतान को जन्म तो दिया मगर अपने अंश को गले न लगा सके। कैथोलिक परिवार में जन्मी अमृता सोनी कहती है, माता पिता ने घबराकर चाचा चाची के हवाले कर दिया। चाचा ने 16 साल की उम्र में शराब पिलाकर मेरे साथ बलात्कार किया। जब उसकी शिकायत लेकर मां के पास पहुंची तो मां ने बजाय बेटी के दर्द पर मलहम लगाने के हथेली पर 100 रुपए रख संबंधों की इतश्री कर मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। आगे वो कहती हैं, लोगों को लगता है ताली बजाकर कहना कि ए देना रे 10 रुपया बहुत आसान है। हम कहते हैं गाड़ी के शीशे चढ़ाना आसान है, क्योंकि भूख की पीड़ा क्या होती है ये लोग नहीं समझेंगे। परिणाम उस भूख को मिटाने एक ही रास्ता रह जाता है, उनके पास देह का सौदा करना, क्योंकि कोई और रास्ता उनके लिए छोड़ा नहीं। अमृता को पढ़ने की ललक थी। उसने पैसे कमाए, कभी भीख मांगकर, कॉन्डोम बेचकर, कभी बार में डांस कर, कभी क्लास में डांस कर। जब MBA में उन्होंने एडमिशन लिया तो फीस के लिए 4 लाख रुपए कहाँ से आते। जो प्रोफेसर पढ़ाते थे उनकी फीस वो यह कहकर लेते थे कि बार में तो नाचती हो, यहाँ नाचने में क्या हर्ज है। साथियों ने साथ पढ़ने में ऐतराज जताया, जबकि युवा पीढ़ी से तो युवा सोच की उम्मीद की ही जा सकती है। प्रोफेसर्स ने नोचा, मरता क्या न करता। एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए अमृता ने ऐसे कई समझौते अतीत में किए, किंतु कलयुग में ईश्वर परीक्षा भी उन्हीं की लेता है जो शोषितों होते हैं। अमृता जब यह बात बताती है दिल दहलता है कि जिस डिग्री को पाने के लिए जिस्म बेचा, जब वह डिग्री हाथ आई तो मैं HIV से पीड़ित हो चुकी थी। आज एक हाथ में वह डिग्री थी, दूसरे हाथ में HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट। समझ नहीं आ रहा था खुश हूँ या रोऊं। एक पल कुछ सोचा क्यों जी रही हूँ। सोचिए जरा, आज अमृता को परिवार और समाज की स्वीकृति मिली होती तो यह MBA की डिग्री उसे खालिस खुशी न देती। वही अमृता जो HIV पॉजिटिव है, जिसे हमारे समाज ने यह दर्द दिया और वह हमारे समाज की HIV पॉजिटिव बच्ची की मां बनकर उसका पालन पोषण कर रही है। कथित संपूर्ण समाज चिंतन करे कि कौन चरित्र की ऊंचाइयों पर है। इतना ही नहीं, अमृता के अनुसार उन्होंने एक ऑफिसर की परीक्षा पास कर ली।
इंटरव्यू के दौरान बदन की लचक से हिले डुले महात्मा फुले कहकर उनका उपहास उड़ाया गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर भी अपने संघर्ष के बूते अमृता पहले छत्तीसगढ़ में नोडल अधिकारी, फिर पटना में प्रोग्राम मैनेजर बनी। अब एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर की को चेयरपर्सन है। उनका कहना है, 200 पेज की संवैधानिक अधिनियम सिर्फ कागज पर लोगों को रिझाने को है, सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। प्रश्न उठता है कि ये बच्चे आखिर आए कहाँ से? इस समाज में तो प्रजनन शक्ति है नहीं। जाहिर है समाज की मुख्य धारा से ही ये आते हैं और उन्हीं के द्वारा ठुकराए जाते हैं। शिल्पा गुरु, जो आज भोपाल के मंगलवारा की गुरु है, लगभग जीवन के 7वें दशक में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आवश्यकता पड़ गई इस उम्र में घर छोड़ने की, तो उनका जवाब था, माँ बाप थे तब तक अपने थे। पहले पिता चल बसे तब माँ की ममता की छांव थी, किंतु माँ के गुजरते ही भाई बहनों की आंखों की किरकिरी बन गई और घर छोड़ देना ही ठीक लगा। फिर आ गई अपनों के बीच। हम उनके व्यवहार पर सदा प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। लोग उन्हें हिंसक मान उनसे खौफ खाते हैं। क्यों? सोचिए जरा, जिस बच्चे को बचपन से घर के बाहर निकाल दिया जाए, ठोकरें उसका नसीब बन जाए, अनगिनत बार उसका बलात्कार हो जाए, एक वक्त का चूल्हा जलाने के लिए उसे महज 25-30 रुपए में अपनी देह का सौदा करना पड़े, फिर भी उसे सहज व्यवहार की उम्मीद रखे, तो यह तो सरासर नाइंसाफी है। जीवन यापन के लिए महंगे कपड़े, मेकअप का सामान, एक छत, मकान भी किराए से लेने जाएंगे तो औरों से ज्यादा किराया। बस में जाते हैं तो कोई स्त्री पास बैठने से खौफ खाती है, तो कोई पुरुष पास बैठने से एतराज जताता है। अतः बेहतर साधन होता है ऑटो, यानी महंगा साधन। अशिक्षित वर्ग का इनके प्रति व्यवहार मान भी ले, मगर अफसोस शिक्षित समाज भी अपनी बेरुखी में पीछे नहीं है। किन्न मंगला के अनुसार रेप होने पर डॉक्टर के पास गई तो पहले तो देखने से इनकार कर दिया, ज्यादा मिन्नत की तो नेकेट कर अपने जूनियर के लिए क्लास खोलकर बैठ गया। देखो ऐसा होता है इनका यौनान। पुलिस में शिकायत करने गए तो उलाहना मिला, अरे उस ग्राहक ने पैसा कम दिया होगा, साली को साथ सोने का, इस वजह से गुस्सा निकाल रही है, चलता कर इसको। उसके बाद उनसे हम प्रेम और शांति की अपेक्षा करें। यह पीड़ा अन्य देशों की अपेक्षा भारत की अधिक है। थाईलैंड में भी जब किन्न देखे तो वे सामान्य तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों की नजरों में वे कहीं से अलग नहीं हैं। भारत में यदि पास से किन्न गुजरता है तो हमारी निगाह उसी पर टिक जाती है, होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। यदि कोई साथ है तो खुसुर फुसुर चालू हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि हमें शुरू से ऐसे भाव इस समाज के प्रति भर दिए हैं कि हमारी बॉडी यह एक्सप्रेशन देगी ही। इस संबंध में यदि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ही शब्दों का प्रयोग करूं तो अतिशयोक्ति न होगी। हमें ट्रांसपेरेंट देखा जाता है, हम यूरोपियन डस्टबिन बन चुके हैं। वे किन्न समाज का सामाजिक इतिहास बताते हुए कहती हैं, 1940 के बाद हिजड़ों की स्थिति बदतर हुई है। वह भी ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने ही हिजड़ों को मुख्य धारा से अलग किया। लगभग 311 सालों में हिजड़ों की स्थिति बाद से बदतर बना दी गई। उनके लिए कोई वर्क पॉलिसी नहीं। फिल्म कवारा बाप, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी किन्न गीता, जो अब सुभाष नगर दिल्ली में रहती हैं, कहती हैं, औरत बनने और बच्चे पालने का शौक हुआ तो मैंने 20 बरस बाद औरत का रूप धारण किया, बेटियों को गोद लिया। अब तक 7 बेटियों का कन्यादान कर चुकी हूँ। 8वीं बेटी मीठी की परवरिश जारी है। ये सभी बेटियां उस मुख्य समाज से आई हैं जिन्हें उनके परिजन ने ठुकरा दिया या खाना खर्चा लेकर किन्न समाज के हवाले कर दिया। गीता मीठी का ऑपरेशन कराकर उसे नई जिंदगी देने के प्रयास में है, किंतु उनका दुख देखिए, 7 कन्यादान के बाद सिर्फ एक बेटी है जिसने विवाह के बाद उनसे रिश्ता रखा है, बाकी ने किन्न होने की शर्मिंदगी से स्वयं को अलग कर लिया।
महेंद्र भीष्म कहते हैं, हम बड़े से बड़े अपराधी के साथ गले में हाथ डालकर बेहिचक घूमते हैं, किंतु किसी किन्नर के साथ ड्राइंग रूम में बैठ जलपान करने में भी हिचकते हैं। यह विडंबना है हमारे समाज में, जिसका निराकरण हमें करना है। गौरी सावंत जब भरी सभा में कहती हैं, आपके समाज ने मुझे नहीं स्वीकारा, मगर मैंने आपके समाज की बच्चियों को गले लगा अपने मातृत्व को साबित किया है, तो यह हमारे लिए उलाहना है। उन्होंने तो साबित कर दिया कि वे रिश्ते निभाना जानते हैं, किंतु हम जो स्वयं को सहिष्णु कहते हैं, पशु पक्षी से तक संवेदना दिखाते हैं, फिर इस वर्ग के प्रति क्यों पुरुषत्व का चश्मा ओढ़ रखा है? अगर समाज में यह जागृति आ जाती है तो किसी थर्ड जेंडर को अपना बचपन नहीं खोना पड़ेगा, कोई सिमरन, बहू या फिर पायल को पिता की नफरत का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी शिल्पा, कामी, काजल को बाबुल का आंगन छोड़ने पर विवश नहीं होना पड़ेगा। गौरी, पायल, लक्ष्मी, अमृता, बिंदिया आदि ने तो साबित कर दिया कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वे स्वयं को इस मुकाम तक ला पाए हैं। यदि इसमें परिवार और समाज का संबल मिलता तो उन्हें अपनी सफलता की वह कीमत न चुकानी पड़ती जो उन्होंने चुकाई है।